6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझाएंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। क्योंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी सदमे। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर पक्की में आपका स्वागत है। राजनीति में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच ये चलता भी रहता है। लेकिन हमारे देश में राजनीतिक मतभेद अक्सर मनभेद के करीब पहुंचने लगते हैं। आज हम इससे भी एक कदम आगे की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जुबानी जंग किसी बड़ी हिंसा या अनहोनी का कारण भी बन सकती है? पिछले दिनों जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ तो हमारे देश में भी इस बात पर बहस शुरू हो गई। आज फिर यह सवाल चर्चा में है और इसके लिए सत्ताधारी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए हैं। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। Take a look what happened. खबर इसी घटना से, यानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के जिक्र से शुरू हुई। लेकिन बात इससे आगे की है और इसके असर की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने आज एक अखबार में लेख लिखा है जिसका शीर्षक है टारगेटिंग द पीएम, यानी प्रधानमंत्री पर निशाना। Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. The basic concept of Modi has been destroyed in this election. Narendra Modi does not believe in any of these things. Narendra Modi believes my way or the highway. हमने आपको राहुल गांधी का ये बयान इसलिए सुनवाया ताकि आप पूरी खबर की भूमिका समझ सकें। दरअसल विक्रम सिंह ने अपने लेख में लिखा है कि पिछले 10 वर्षों में, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो खतरनाक है। हमने खुद विक्रम सिंह से भी ये पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। सकारात्मक बातें करते हैं, सात्विक बातें करते हैं तो वातावरण सात्विक होता है। नकारात्मक हिंसात्मक बात करते, तेवर बदल लेते हैं तो हिंसा को उत्प्रेरित करता है। आप ये देखें अमेरिका और जापान में जैसे हुआ कि वहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास हुआ। जापान में भी इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ था कुछ समय पहले। हम जो कुछ भी बोलते हैं करते हैं, हम एक जिस पद पर हम हैं या जिस मुकाम पर हम जीवन के हैं, हम दूसरों को प्रेरणा देते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। आप ये कह देंगे कि युवा निकल करके आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, चप्पल फेंकी जाती है, तो आप ये कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री से अब कोई डरता नहीं है। पहले सामान्य शिष्टाचार की भाव भंगिमा का बहुत ध्यान रखा जाता था और व्यक्तिगत आक्षेप आरोप कभी नहीं लगाए जाते थे। अब जो हो रहा है ये तो मालूम पड़ रहा है कि जैसे कि किस भाषा की शैली का, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मैं व्यथित जरूर हूं कि जब सामान्य शिष्टाचार उस पद पर बैठे लोग जो कि प्रधानमंत्री के पद के दावेदार अपने को कह रहे हैं या उनका स्तर ये है, तो हमारे ऐसे सामान्य राज सेवक या जो आ रहे हैं वो उनसे क्या प्रेरणा लेंगे? युवा क्या प्रेरणा लेगा? मातृशक्ति क्या प्रेरणा लेगी? केंद्र सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसका गलत असर होता है। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा, हत्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है समाज में, एक बहुत अननेसेसरी उसका एक तनाव पैदा होता है।
आगे आपको कई बयान सुनाएंगे, कई घटनाएं भी बताएंगे, जिससे आप खुद समझ सकेंगे कि जुबानी हमले जिस तरह बढ़ रहे हैं, क्या ऐसे में हालात हाथ से निकल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष इस बार हार के बावजूद जिस तरह से उत्साह में है, वो कई बार अपनी सीमा को भूल जाता है और जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए जा रहे हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं। वैसे इस बार जब लोकसभा का गठन हुआ और सदन की शुरुआत हुई तो कुछ ऐसे दृश्य भी दिखे जो पिछले 10 वर्षों में कभी नहीं दिखे। पहली बार लोकसभा के नेता विपक्ष देखे गए और उनका पद भी सृजित हुआ और पहली बार प्रधानमंत्री के साथ नेता विपक्ष कदम से कदम मिलाकर चलते हुए भी देखे गए। लेकिन उसके तुरंत बाद जो कड़वाहट शुरू हुई वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, सम्यच्च सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एक मत होकर एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान 9 महीने पहले का है, लेकिन 18वीं लोकसभा की शुरुआत में एक दृश्य ऐसा भी आया था जब इस एकजुटता की झांकी दिखी थी। लेकिन आमतौर पर ना तो संसद के अंदर और ना ही संसद के बाहर आपसी सामंजस्य का ये उदाहरण दिखता है। बात यहाँ तक भी होती तो कुछ नया नहीं था, लेकिन आरोप इससे कई ज्यादा गंभीर हैं। हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के जिस लेख का जिक्र किया, उसका हवाला देते हुए बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए हिंसा के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि 1.5 वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। बीजेपी ने बकायदा राहुल गांधी के भाषण को बतौर उदाहरण पेश किया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. The basic concept of Modi has been destroyed in this election. Narendra Modi does not believe in any of these things. Narendra Modi believes my way or the highway. कहा जा रहा है कि विपक्ष के बीच उकसाने वाली भाषा का प्रचलन तब से बढ़ गया जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। हमने पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से इस आरोप का भी जवाब मांगा।
ये ट्रेंड पहले भी था लेकिन इतना नहीं। अगर इन स्केल ऑफ 1:2 कहें तब 10 में 1 या 2 था। कुछ राजनीतिक स्तर में गिरावट आई, लेकिन पहले सामान्य शिष्टाचार की भाव भंगिमा का बहुत ध्यान रखा जाता था और व्यक्तिगत आक्षेप आरोप कभी नहीं लगाए जाते थे। अब जो हो रहा है ये तो मालूम पड़ रहा है कि जैसे कि किस भाषा की शैली का, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मैं व्यथित जरूर हूं कि जब सामान्य शिष्टाचार उस पद पर बैठे लोग जो कि प्रधानमंत्री के पद के दावेदार अपने को कह रहे हैं या उनका स्तर ये है, तो हमारे ऐसे सामान्य राजसेवक या जो आ रहे हैं वो उनसे क्या प्रेरणा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के आगे बताएंगे क्यों सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और ये बताते हैं आपको कि जो जुबानी जंग है वो कहां तक चली जा रही है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र बेहतर तरीके से चले इसके लिए विपक्ष की ताकत भी जरूरी है। राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये मनभेद में बदलते हैं तो लोग देश का नुकसान करने लगते हैं, और ये नुकसान तब और खतरनाक हो जाता है जब प्रधानमंत्री या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की जान पर खतरा महसूस होने लगे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। पुराने उदाहरण देते हुए आरोप लगाए कि पहले की सरकारों ने घोर लापरवाही बरती है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारत के ही नहीं दुनिया की इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक विचित्र उदाहरण है इशरत जहां केस, जहां उस समय तत्कालीन सरकार की 2 एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई, दोनों ने कहा कि इशरत जहां टेररिस्ट है। जैसे ही पता चला कि उसका निशाना तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, अचानक सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया और कहा टेररिस्ट नहीं है, वो तो मासूम है। भारत के इतिहास में कभी विदाउट एनी रीजन यू टर्न लेने का कोई उदाहरण नहीं मौजूद था। और आप सबको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार आई और इशरत जहां मामले की फाइल तलब की गई तो पता चला फाइल गायब। 24 अक्टूबर 2013 को पटना की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत ने जिस प्रतिनिधि को अपना प्रधान चुना, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बहुमत प्राप्त गठबंधन के जिस नेता ने ईश्वर की शपथ ली और संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर की, क्या उस नेता को देश का सबसे बड़ा विपक्ष अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता है? आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं। कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं के पास संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी है, वही देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं। हमने राजनीतिक टिप्पणीकारों से भी पूछा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का चुनाव कितना उचित है। और एक बार एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई तो मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री देश का होता है। और इस पर्टिकुलर केस में बीजेपी को इस बार 60 की सीट कम मिले होंगे, लेकिन सरकार बनी है एनडीए की और एनडीए को एक बहुमत है। मुझे लगता है देश को उनकी लीडरशिप को माननी चाहिए। संविधान हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो हमसे कर्तव्यों के पालन की भी उम्मीद करता है, और ये बात सब पर लागू होती है, फिर चाहे वो जनता हो या नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, पूरे देश का होता है। उसकी सुरक्षा को लेकर कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भी सेंध लगी।
पटना की रैली में तो सीरियल ब्लास्ट हुए थे जो आज से 11 साल पहले हुए थे और उस वक्त मौके पर मैं भी मौजूद था और वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। चारों तरफ एक के बाद एक बम फूट रहे हो, लोग खून से लथपथ हो। ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है। आपको कुछ पुरानी घटनाएं याद दिला देते हैं। 5 जनवरी 2022 को पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया गया। 15 से 20 मिनट तक काफिला एक फ्लाईओवर पर खड़ा रहा था। 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान एक युवक कूदकर सामने आ गया था। 19 जनवरी 2023 को मुंबई में एक युवक को गिरफ्तार किया गया जो कि रैली से पहले संदिग्ध हालत में घूम रहा था। नवंबर 2022 में गुजरात के बनासकांठा में एक शख्स स्टेज के नट्स और बोल्ट निकालता पाया गया था। जुलाई 2022 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के सामने काले गुब्बारे पाए गए थे। इसी तरह 30 अप्रैल 2023 को मैसूरू में प्रधानमंत्री के रोड शो में काफिले के सामने एक मोबाइल फोन फेंका गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।